हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी पुरानी कविता के बहाने जो कविवर कुंवर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। पहला काव्यांश है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इससे पूर्व अंक में मैंने आपको इसका भावार्थ अर्थात व्याख्या स्पष्ट की थी। पुनः एक बार मैं बहुत शॉर्ट में आपको व्याख्या बता देती हूँ। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने ये स्पष्ट किया है कि कविता कल्पना की उड़ान है और इसी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने चिड़िया का उदाहरण दिया है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान के बारे में हम ऐसा समझते हैं, कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है, अर्थात कल्पना का दायरा कोई परिमित नहीं होता, सीमित नहीं हो सकता, वो विस्तृत होता है। जब हमारे दिमाग में ख्याल आने लगते हैं तो न जाने कहां तक हम पहुंच जाते हैं, तो वही विचार हमारे शब्दों के रूप में पंक्तिबद्ध होकर कविता का रूप ले लेते हैं। इसीलिए चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कविता की उड़ान असीमित होती है। विशेष इस कविता में है, कविता की अपार संभावनाओं को यहाँ स्पष्ट किया गया है। सरल और सहज खड़ी बोली में कविता की अभिव्यक्ति हुई है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, कविता का मानवीकरण किया गया है। कविता में लाक्षणिकता है तथा कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। इसके बाद आते हैं इस पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि चिड़िया को उड़ते देखकर कवि की कल्पना भी ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगती है। रचना का कवि अपनी रचना करते समय या कविता लिखते समय कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता है और वह कविता रचता है या अपनी रचना लिखता है। दूसरा प्रश्न आता है, कविता कहां कहां उड़ सकती है। कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक एवं बाह्य रूप में उड़ान भर सकती है, क्योंकि वह एक घर से दूसरे घर तक आराम से उड़ सकती है, अर्थात जा आ सकती है। कविता में ऐसा कोई बंधन लागू नहीं होता कि कोई विशेष व्यक्ति, विशेष वर्ग ही इसका अध्ययन कर सकता है या पढ़ सकता है। अंतिम क्वेश्चन इस काव्यांश का है, कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है। अभी तक आप भली बातें समझ गए होंगे। चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक निश्चित होती है, जबकि कविता की उड़ान व्यापक होती है, असीमित होती है। चिड़िया कविता की उड़ान को कभी भी जान नहीं सकती, उसे केवल अपनी उड़ान के विषय में पता है और उसकी उड़ान एक सीमा तक निश्चित होती है। दूसरा काव्यांश आता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने भी की जा सकती है या हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है।
और उसके मन में कविता फूल की भांति पुष्पित, पल्लवित और विकसित होती है। फूल से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं, परंतु कविता खिलने के बारे में फूल कुछ भी नहीं जान सकता या नहीं जानता। फूल कुछ समय के लिए खिलते जरूर हैं, पर उनकी जीवन लीला निश्चित होती है और अपनी निश्चित जीवन लीला पूर्ण होने के बाद वो स्वतः ही मुरझा जाते हैं और एक एक कर उसकी पंखुड़ियां गिर जाती हैं, अर्थात जीवन समाप्त हो जाता है। परंतु कविता फूलों की तरह खुशबू तो फैलाती है। वातावरण को, पाठक को, दर्शक को या श्रोता को महकाती है अपनी खुशबू से, परंतु मुरझाती नहीं है। उसकी परिणति अनिश्चित होती है, जबकि फूल की परिणति निश्चित होती है। और कविता लोगों के मन में सदैव के लिए व्याप्त रहती है। इसी बात को फूल नहीं समझ सकता। विशेष इन काव्य पंक्तियों में है कविता और फूल की तुलना बहुत सुंदर बन पड़ी है, या हम कह सकते हैं मनोरम है। सरल और सहज खड़ी बोली का भावों के अनुकूल वर्णन किया गया है। मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है। फूल क्या जाने में फिर से प्रश्न अलंकार है। शांत रस विद्यमान है और मुक्त छंद है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों की जहां तक बात है, इस कविता पर आधारित पहला प्रश्न है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों? कविता फूलों के बहाने खिलना है क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्नता का अनुभव करता है, प्रफुल्लित होता है और उसके मन में कविता फूलों की भांति पुष्पित, पल्लवित और विकसित होती है। दूसरा प्रश्न है, कविता रचने और फूल खिलने में क्या संभावना, क्या साम्यता है, क्या समानता है? जिस प्रकार फूल पराग, सुगंध, मधु आदि को लेकर खिलता है, विकसित होता है, ठीक वैसे ही कविता भी मन के भावों को लेकर रची जाती है, लिखी जाती है। यानी फूलों की तरह ही वह भी विकसित होती है, पुष्पित और पल्लवित होती है और पाठक को, श्रोता को आनंद प्रदान करती है, रस प्रदान करती है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन इस काव्यांश का है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि फूल के खिलने और मुरझाने की एक तय सीमा होती है, निश्चित सीमा होती है, परंतु कविता शाश्वत है, निरंतर है। उसका महत्व फूल से कहीं ज्यादा अधिक होता है। नेक्स्ट काव्यांश है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहां प्रश्न नहीं पूछा गया है कि बच्चा क्या जाने, अंतर है पहले दो काव्यांशों से। यहां प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि बच्चों के खेल के समान ही कविता भी होती है, यानी कविता भी बच्चों के खेल के जैसी ही होती है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से अपना खेल, मनोरंजन करने का मार्ग खोज लेते हैं, ठीक वैसे ही कविता भी अपना आगे बढ़ने का, लोगों को रस प्रदान करने का, प्रसन्नता प्रदान करने का, खुशी प्रदान करने का, आनंद प्रदान करने का मार्ग खोज ही लेती है। बच्चों के खेल होते हैं तरह तरह के और कविता में क्रीड़ा का विषय होता है उसके शब्द, छंद। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी
कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि वो कनॉट प्लेस, एक छोटे से जगह पे सड़क के किनारे किनारे जब वो चलते थे तो दीवारों पर क्या लिखा है, क्या पेंटिंग, हालांकि वो पेंटर बनने के लिए गए थे, पर वो देख देख कर उन्हीं पर तुकबंदी करने लगे थे, कविता लिखने लगे थे और इस तरह वो साहित्य में आ गए थे। उषा कविता क्लास 12th में जब आप पढ़ेंगे तो 12th में है, वो शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा ही लिखी गई है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, उनमें राग द्वेष का, अपने पराये का, जातिगत किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं कि यदि हम कहीं सफर कर रहे होते हैं, ट्रेन में होते हैं या किसी भी तरह के सफर में होते हैं, अन्य कोई भी हमारे साथ जो लोग हमारे सहयात्री होते हैं और हमारा छोटा बच्चा है या उनका छोटा बच्चा है, तो वो ठीक अपनेपन के भाव से ही दूसरे यात्रियों से मिलता, उसे ये नहीं लगता कि ये कोई और है, पराये हैं, उसे सब अपने लगते हैं। ठीक वैसे ही कविता, दोनों में समानता है। बच्चे खेलने के समय बिल्कुल बेपरवाह होते हैं और ठीक वैसे ही कवि जब अपने शब्दों से आंतरिक और बाहरी संसार के मनोभावों को अपना या शब्दबद्ध करता है, एक रूप आकार प्रदान करता है, वह बच्चों की ही तरह बेपरवाह हो जाता है। कविता पर कोई भी किसी तरह का बंधन लागू नहीं होता है। इस काव्यांश में रचनात्मकता और उसकी व्यापकता प्रकट की गई है। बच्चों और कवियों में समानता अभिव्यक्त की गई है। बच्चा ही जाने, पंक्ति में बच्चे के मन की सरलता को अभिव्यक्त किया गया है, भोलेपन को। मुक्त छंद है और बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आते हैं। कविता को क्या संज्ञा दी गई है और क्यों? दूसरा प्रश्न है, कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? और अंतिम प्रश्न है, कविता की कौन कौन सी विशेषताएं यहां बताई गई हैं? पहला प्रश्न, कविता को क्या संज्ञा दी गई है और क्यों? कविता को खेल की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार खेल का उद्देश्य मनोरंजन और आत्मसंतुष्टि करना होता है, ठीक उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से मनोरंजन करती है तथा रचनाकार को संतुष्टि प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बच्चे कहीं भी कभी भी खेल खेल सकते हैं। इस तरह कविता कहीं भी प्रकट हो सकती है और दोनों कभी किसी तरह का कोई बंधन महसूस नहीं कर सकते, या हम यूं भी कह सकते हैं कि बच्चों और कविता पर किसी तरह का बंधन लागू नहीं होता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, कविता की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कविता सर्वव्यापक होती है, कविता में रचनात्मकता होती है और तथा कविता खेल के समान ही मनोरंजन और संतुष्टि प्रदान करने वाली होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर। काव्य सौंदर्य बोध में पहला काव्यांश है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने, भला चिड़िया क्या जाने पर आधारित पहला प्रश्न है, काव्यांश के कथ्य के सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। कवि ने चिड़िया की उड़ान से कविता की तुलना की है, जो बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। कवि ने कविता की उड़ान को बंधन मुक्त माना है,
चिड़िया की उड़ान भी बंधन मुक्त होती है और चिड़िया कविता की उड़ान के विषय में नहीं जानती है, कुछ भी नहीं जानती है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों की भाषागत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और मिश्रित शब्दावली का भी प्रयोग दिखाई देता है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीकरण भी किया गया है। इस घर उस घर कविता की पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा प्रश्न है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने पंक्ति के भावगत सौंदर्य पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। इस पंक्ति में कवि ने चिड़िया के माध्यम से कविता की संपूर्ण यात्रा अभिव्यक्त की है, किंतु चिड़िया कविता की उड़ान के आगे स्वयं को तुच्छ हीन महसूस करती है। कविता की उड़ान असीमित होती है, जबकि चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक निश्चित होती है। कविता एक कल्पना है और चिड़िया यथार्थ है। नेक्स्ट काव्यांश है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। और तीसरा काव्यांश भी यही एक साथ ले लेते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। पर आधारित पहला प्रश्न है, कविता रचने और फूल खिलने में क्या समानता है। कविता फूल की तरह ही खिलती, पुष्पित, पल्लवित और विकसित होती है। फूल विकसित होने पर अपनी महक चारों ओर बिखेरता है, सारे वातावरण को सुवासित कर देता है। उसी प्रकार कविता अपने विचारों और रस से अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं के मनोभावों को प्रसन्नता प्रदान करती है, खिलखिलाती है, आनंद प्रदान करती है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने यह कैसे समझाया है कि कविता के प्रभाव की कोई सीमा नहीं होती है। कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान माना है। कविता का प्रभाव व्यापक होता है। बच्चे कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरीके से खेलने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि भी शब्दों के माध्यम से किसी भी भाव दशा में कहीं भी कविता लिख सकता है, रच सकता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि कविता निरंतर है, अर्थात शाश्वत है। तीसरा प्रश्न है, बिना मुरझाए महकना और सब घर एक कर देने के माने का आशय स्पष्ट कीजिए। बिना मुरझाए महकने के माने का अर्थ है कि कविता फूलों की तरह खिलती है परंतु मुरझाती कभी नहीं है। यह हर समय तरोताजा रहती है, नवीनता के साथ रहती है, हमेशा भरपूर मात्रा में आनंद प्रदान करती है, सरस होती है तथा अपनी महक से सबको प्रफुल्लित करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है। और दूसरा काव्यांश था, सब घर एक कर देने के माने से अर्थ है या का तात्पर्य है कि कविता में बच्चों के खेल की तरह किसी प्रकार का कोई बंधन लागू नहीं होता। यह भी बिना किसी भेदभाव के सबके साथ सबको भरपूर मात्रा में आनंद प्रदान करती है। किसी तरह का कोई बंधन इस पर लागू नहीं होता है। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊं।